हेलो स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग पढ़ा था। आशा करता हूं कि वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि किसी ने कुछ कमेंट किया नहीं है। ठीक, अगर कहीं पर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हमको लिख के बता सकता है। ठीक, तो द्विसंकर संकरण प्रयोग में हमको दो शब्दावलियां याद करनी जरूरी होता है। एक तो जीन प्रारूप का अनुपात, दूसरा लक्षण प्रारूप का अनुपात। ठीक, यही ज्यादातर पूछे जाते हो, और अगर इनको आप नहीं लिखोगे तो पूरा डायग्राम आपका बेकार हो जाएगा। ठीक, तो डायग्राम के साथ साथ आपको जीन प्रारूप का अनुपात और लक्षण प्रारूप का अनुपात, अर्थात जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये जरूर लिखना पड़ेगा। ये अनिवार्य होता है, नहीं तो आपका डायग्राम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो आपको ये अनुपात याद करने हैं। ठीक, अब जो मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग था, उसके बाद कुछ शब्दावलियां हैं जिसको मेंडल ने यूज किया था। ठीक, कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ शब्दावलियां होती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी प्रतीक एवं शब्दावली। प्रतीक का मतलब होता है कौन कौन से सिंबल उन्होंने यूज किए थे अपने दोनों नियमों में, और कुछ शब्दावली थी जिन शब्दों का, जैसे कारक, तब जीन की खोज नहीं हुई थी तो उन्होंने जीन को कारक के तौर पर प्रदर्शित किया था। ठीक, लेकिन उसके बाद जब जीन की खोज हुई तब मालूम चला कि जो मेंडल ने कारक शब्द यूज किया था असल में वो जीन होता है। ठीक, आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है और आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सिंबल, प्रतीक। हेडिंग डालेंगे प्रतीक। ठीक, हेडिंग डालेंगे प्रतीक। लिखना नहीं है, आपको समझना है। लिखने के लिए हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, सिर्फ इसमें आपको समझना है। तो सिंबल में क्या था कि कारकों के निरूपण के लिए मेंडल ने अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया। ठीक, तो जो कारक होते हैं उनके निरूपण, उनको प्रदर्शित करने के लिए मेंडल ने अंग्रेजी के वर्णमाला के शब्दों का यूज किया था। अब अंग्रेजी के वर्णमाला शब्द क्या हो सकते हैं, जैसे मान के चलो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये होता है प्रभावी और ये होता है अप्रभावी। तो मेंडल ने जो कारक होते हैं उनके निरूपण के लिए या उनको प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के वर्णमाला के शब्दों का यूज किया। जैसे अब मेंडल ने लंबा कहा तो उसने कैपिटल टी, क्योंकि टॉल मीन्स होता है लंबा, तो ये तो हो गया प्रभावी कारक। ठीक, और स्मॉल टी मतलब अप्रभावी कारक। ठीक, तो ये प्रभावी जीन्स होता है, ये अप्रभावी जीन्स होता है। प्रभावी जीन्स क्या होता है, अपने आप को प्रदर्शित करता है। ठीक, और अप्रभावी जीन्स प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले प्रतीक में हमको ये याद रखना है कि मेंडल ने कारकों के निरूपण के लिए अंग्रेजी के वर्णमाला के शब्दों का यूज किया था। जैसे टॉल का टी है तो कैपिटल यूज होगा, वो प्रभावी के लिए यूज होगा। स्मॉल टी है वो अप्रभावी के लिए यूज होगा। गोल, गोल का मतलब होता है राउंड, तो डबल आर प्रभावी के लिए यूज होगा। ठीक, रिंकल, रिंकल्ड मीन्स होता है झुर्रीदार, तो कैपिटल वो स्मॉल आर अप्रभावी के लिए यूज किया था।
ठीक, आगे इसमें लिखा है उन्होंने प्रभावी कारक के लिए एक बड़े अक्षर, प्रभावी कारक के लिए बड़े अक्षर कैपिटल टी, यह मान के चलो हम ए भी कर सकते हैं, कैपिटल ए, जरूरी नहीं है कि हम टी करें, लेकिन टी इसलिए किया कि लंबा क्या होता है, टॉल मीन्स होता है लंबा। तो इससे हमको ये मालूम चल जाता है कि जो टॉल है कैपिटल टी है ये लंबा है, मतलब प्रभावी है, इसलिए वो टी यूज किया। अगर हम चाहें तो ये यूज भी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमको ये मालूम होना चाहिए कि डबल ए, कैपिटल ए का मतलब लंबा होता है। ठीक, तो आप ये ए यूज कर सकते हैं, जेड यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने जो सिंबल दिए वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के सिंबल दिए। आगे लिखा है अप्रभावी कारक के लिए छोटे अक्षर जैसे स्मॉल ए का प्रयोग किया है, और जो अप्रभावी है उसके लिए छोटे अक्षर का यूज किया है, जैसे कैपिटल टी। आप यहाँ स्मॉल ए या स्मॉल भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको याद होना चाहिए कि स्मॉल ए अप्रभावी कारक को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो यूज हम चाहे जो कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, एक्स कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते हमको याद होना चाहिए। तो सिंपल तरीका तो यही होता है कि टॉल को प्रदर्शित करेगा तो कैपिटल टी कह दिया, तो इससे हमको सीधा मालूम चल जाएगा कि कैपिटल टी का मतलब टॉल, मतलब लंबा होता है, और लंबा क्या होता है, प्रभावी कारक होता है, या जीन्स होता है। ठीक, तो इसलिए हम सीधा यूज करेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, अब इसमें आगे लिखा है कोई जीव प्रत्येक लक्षण के लिए जनकों से कारकों की समान मात्राएं प्राप्त करता है। कोई भी जीव हो, प्रत्येक लक्षण के लिए जनकों से कारकों की मात्राएं प्राप्त करता है। मतलब कोई भी जीव होता है तो वो जनक से लक्षण लेता है, जिस प्रकार से जनक के लक्षण होते हैं उसी समान लक्षण लेता है, लक्षणों की मात्राएं लेता है, कितनी मात्रा में वो लक्षण संतति में पहुंचेंगे। इसलिए उपरोक्त उदाहरण में शुद्ध बौने पौधे को कैपिटल स्मॉल टी से और शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इसलिए उपरोक्त लक्षणों के लिए उन्होंने जो शुद्ध बौना पौधा होता है उसे स्मॉल टी से प्रदर्शित किया, और जो शुद्ध लंबा होता है उसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया। इस प्रकार प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही मात्रा रह जाएगी, अतः लंबे पौधों के युग्मकों को कैपिटल टी कहते हैं। ठीक, तो इतनी हम आपको पिक भेज देंगे, तो आपको इतना लिख लेना है। अब है शब्दावली, इसके बाद आती है शब्दावली। प्रतीक आपका हो गया, अब शब्दावली। लाइट चली गई है, बहुत गर्मी है आज। तो देखो शब्दावली में आनुवांशिक विज्ञान के समानता निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक, जो आनुवांशिक विज्ञान है या जेनेटिक्स होता है उनमें निम्न शब्दों का यूज किया गया है। सबसे पहले है जीन, नंबर 1 में आता है जीन। सबसे पहले जीन शब्द का यूज किया गया है। पहले जब मेंडल ने यूज किया था इसकी जगह पर कारक शब्द यूज किया था। ठीक, तो जो पहला वोकैबुलरी है उसको कहते हैं जीन्स। तो जीन में लिखा है मेंडल के अनुसार जीवों का प्रत्येक लक्षण, मेंडल के अनुसार जीवों का प्रत्येक लक्षण उनकी दैहिक कोशिका में स्थित एक जोड़ी कारकों पर जीन मेंडल के अनुसार जीवों का प्रत्येक लक्षण उनकी दैहिक कोशिका में स्थित एक जोड़ी कारकों का निर्भर होता है। मतलब मेंडल के अनुसार
जीवों का प्रत्येक लक्षण उनकी दैहिक कोशिका में स्थित एक जोड़ी जीन पर निर्भर करता है। ठीक, उनकी दैहिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें एक जोड़ी जीन्स मतलब जोड़े के रूप में जीन्स उपस्थित होता है, उन्हीं पर निर्भर करता है, तब उन्होंने इसे कारक कहा था। ठीक, और इसमें आगे लिखा है आधुनिक समय में एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को जीन कहा गया है। मतलब आधुनिक समय में किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक का मतलब होता है जब मेंडल ने इसको यूज किया था तो मेंडेलियन ने जीन के स्थान पर कारक यूज किया था। ठीक, अब कारक के स्थान पर आधुनिक समय में उसे जीन कहा गया है। शोर ज्यादा हो रहा है। हाँ, ठीक, तो उन्होंने कारक कहा था और आधुनिक समय में उसे जीन कहते हैं। ठीक, और जीन क्या होती है? एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों और आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। ठीक, तो सबसे पहले एक शब्दावली यूज हुई जीन। तो जीन क्या होता है? मेंडल के समय में इसे मेंडली कारक कहा जाता है और आधुनिक समय में इसे जीन कहा जाता है। और जीन क्या होता है? आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। ठीक, तो जीन या कारक शब्द हुआ, तो ये आपका क्लियर हो गया कि जीन या कारक क्या होते हैं। ठीक, अब आता है संकरण। क्रॉस। हाँ, संकरण तो आप जानते हो क्या होता है, मतलब एक विपर्यासी लक्षण वाले पौधे को दूसरे विपर्यासी लक्षण वाले पौधे से संलयन कराया जाता है या निषेचन कराया जाता है। मतलब दो विपरीत पौधों का संकरण का मतलब क्रॉस कराना ही संकरण कहलाता है। तो इसमें लिखा है किसी जाति के नर एवं मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया को संकरण कहते हैं। किसी जाति के नर एवं मादा, नर अलग है मादा अलग है, इन दोनों को मिलाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। मतलब इन दोनों का निषेचन कराने की प्रोसेस को हम संकरण कहते हैं। मतलब विपरीत लिंग वाले पौधे, विपर्यासी पौधे, ठीक, इन दोनों के बीच अगर हम संलयन कराते हैं या संकरण कराते हैं तो उसे हम संकरण कहते हैं। आगे उसमें लिखा है लेकिन जब दो भिन्न गुणों वाले एक ही जाति के नर व मादा सदस्यों या दो भिन्न जाति के नर व मादा को लैंगिक रूप से मिलाते हैं तब यह हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक, तो दो विपरीत, एक मिनट रुको। हाँ, लेकिन जब दो भिन्न गुणों वाले एक ही जाति के विपरीत पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। विपरीत लिंगों और विपरीत गुणों वाले पौधों के बीच। अब विपरीत गुणों वाले पौधे क्या होते हैं? जैसे हमने एक पौधा लिया कैपिटल टी, दूसरा पौधा लिया स्मॉल टी, मतलब ये है बौना, ये है लंबा। ठीक, जब हम बौने और लंबे पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो इसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इनसे जो पौधा प्राप्त होगा वो हाइब्रिड बीज प्राप्त होगा क्योंकि इन दोनों के लक्षण उस पौधे में होंगे। ठीक, तो इसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जब विपरीत लक्षण, क्योंकि ये लंबा है और ये बौना है, लक्षण एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं? एक लंबा है दूसरा बौना है, तो ये लक्षण एक दूसरे के विपरीत है, तो इससे जो पौधा प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड पौधा या हाइब्रिड बीज। ठीक, अब संकर क्या होता है? हाइब्रिड। जो इन दोनों से पौधा होता है इसे तो हम कहते हैं संकरण। जब इनके बीच निषेचन कराया जाता है तो इसे हम कहेंगे संकरण। लेकिन इससे जो संतति या पौधा प्राप्त होगा वो हाइब्रिड पौधा प्राप्त होगा। ठीक, जो नेक्स्ट हेडिंग हमें आपको बतानी है संकर, हाइब्रिड।
ठीक। तो दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच अगर हम संकरण कराते हैं तो इससे जो संतति प्राप्त होती है वो हाइब्रिड या संकर प्रजाति प्राप्त होती है। तो इससे जो बीज प्राप्त होंगे या इससे जो पौधा प्राप्त होगा इसे हम क्या कहेंगे, संकर पौधा। संकर पौधा ये हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, जब हमने मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग कराया था तो उसमें ही बता दिया था कि इससे जो संतति प्राप्त होती है वो हाइब्रिड संकर प्रजाति के बीच प्राप्त होते हैं। तो इसमें लिखा है जब आनुवंशिक तौर पर दो भिन्न जीवों का संकरण कराया जाता तो इस क्रिया से उत्पन्न जीव को संकर वाले कहते हैं। ठीक। तो उसमें लिखा है भिन्न जीवों या भिन्न पौधों के बीच, भिन्न जीवी हो गए। जैसे जीवों में देख लो क्या होता है, जैसे कुत्तों में क्रॉस कराया जाता है तो उसमें तो विपरीत प्रजाति के कुत्तों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो ये एक नई प्रजाति पैदा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संकर प्रजाति कहते हैं। संकर दोगला, देसी या हिंदी में कहते हैं दोगला। ठीक। अब जैसे कॉम्बिनेशन की बात की जाए, जैसे कोई संकर कुत्ता होता है, जैसे हम बोलते हैं सफेद वाला झलरिया कुत्ता होता है, अगर उसका क्रॉस कराया जाए किसी देसी कुत्ते से तो उसमें दोनों के लक्षण प्राप्त होंगे, ना तो वो देसी जैसा लगेगा और ना वो जो झलरिया कुत्ता नहीं होता सफेद, ना तो वो उस जैसा रहेगा। तो संकर पैदा होगा, दोनों के मिले जुले लक्षण उसमें आएंगे तो उसको हम कहेंगे संकर। ऐसे ही इसमें होता है कि अगर हम लंबे, ऐसे पौधों में होता है यदि हम लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराएं तो संकर बीज पैदा होंगे। मार्केट में बहुत सारे बीज हमको मिल जाएंगे संकर प्रजाति के, उसमें दोनों पौधों के लक्षण मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, पहली पीढ़ी में ये लक्षण दिखाई नहीं देते। पहली पीढ़ी में सभी लक्षण क्या होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लक्षण प्राप्त हुए तो प्रभावी जीन्स अपना प्रभाव दिखा देता है और सभी पौधे लंबे हो जाते हैं। लक्षण दिखाई नहीं देता, होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं पौधों में। ठीक। वो नेक्स्ट सेकंड जनरेशन में वो उभर आते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो ये क्या होता है, संकर। ऐसे बीजों को हम संकर बीज कहते हैं या संकर, ऐसे जीवों को हम संकर प्रजातियां कहते हैं। ठीक। तो संकर हो गया। अब आता है युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ। युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ। युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ। देखो युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ की खोज जो बैटसन और सैंडर्स दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ की खोज की थी, मतलब शब्द की खोज की थी। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसे देखो इंग्लिश में एलील्स भी कहते हैं, एलील इंग्लिश में, वो हम PDF भेज देंगे उसमें लिखा होगा, एलील भी कहते हैं। तो सबसे पहले युग्म विकल्पी और एलिलोमार्फ की खोज सैंडर्स एवं वाटसन ने की थी। ठीक। सन का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता कब की थी, ये तो शब्दावली है। तो इस शब्दावली का यूज कहाँ होता है और इस शब्दावली का मतलब क्या होता है, हमको सिर्फ इतने से मतलब है। ठीक। तो इसमें लिखा है एक ही गुण के दो विभिन्न पर्यायी रूपों, मतलब एक ही गुण के, गुण उनका एक ही होना चाहिए, एक ही गुण के दो विभिन्न पर्यायी रूपों को व्यक्त करने वाले कारकों, मतलब एक ही गुण के रूपों को व्यक्त करने वाले कारकों को एक दूसरे का एलील कहते हैं। मतलब एक ही गुण को व्यक्त करने वाले कारकों को वह एक दूसरे का एलील कहते हैं। अब जैसे मान के चलो कैपिटल टी है और स्मॉल टी, ये वर्ड ज्यादातर आए हैं। ठीक। एक दूसरे के विपरीत हैं कि नहीं, लेकिन ये प्रदर्शित एक ही गुण को कर रहे हैं। मतलब ये भी प्रदर्शित कर रहा है लंबा और ये भी लंबा, मतलब जो ऐसे संकर बीज होंगे वो लंबे ही होंगे, उनका पौधा जो होगा वो लंबा ही होगा।
जबकि लक्षण अलग अलग है, ये बौने से आया है, ये जिंदी लंबे से आया है, विपरीत है, लेकिन प्रदर्शित केवल लंबे को ही करेगा। तो इन दोनों को, कैपिटल टी और स्मॉल डी को एक दूसरे का एलील कहेंगे, युग्म विकल्पी या एलीलोमॉर्फ एक दूसरे का कहेंगे। ठीक, तो हमको इतना भर समझने की जरूरत है, बाकी उसमें आगे तो बहुत दिया है। उदाहरण में दिया है कि उदाहरण के लिए लंबेपन तथा बौनेपन को व्यक्त करने वाले दोनों कारक। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो लंबेपन को क्या कैपिटल टी प्रदर्शित, बौनेपन को क्या स्मॉल टी प्रदर्शित करता है। ठीक, आगे लिखा है एक दूसरे के युग्म विकल्पी होंगे। शुद्ध बौने तथा शुद्ध लंबे पौधों में एक ही प्रकार के युग्म विकल्पी होते हैं। शुद्ध लंबे कैपिटल टी तथा शुद्ध बौने स्मॉल टी में एक ही प्रकार के युग्म विकल्पी होते हैं। ठीक, लेकिन एक ही प्रकार के युग्म विकल्पी होते हैं, लेकिन ये अलग अलग जीन से लिए गए हैं और प्रदर्शित क्या करते हैं, लंबे को ही प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक दूसरे के युग्म विकल्पी हो गए। ठीक है, तो युग्म विकल्पी हो गया। हाँ, इतनी ही शब्दावलियां हैं जो लगभग इस चैप्टर में यूज होंगी। आगे अगर एक दो रह गई होंगी तो वो हम आपको वो भी बता देंगे। इसकी पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, तो उस पीडीएफ से आप ये लिख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम या समस्या है, हम बार बार रोज कहते हैं, कोई प्रॉब्लम या समस्या हो तो तुरंत लिख के भेजो। ठीक है, ऐसे लिखने से कोई फायदा नहीं है। जैसे समझ में नहीं आया तो आप उसको रटोगे और समझ में आ जाएगा तो वो आपको याद हो जाएगा। तो जितनी भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, आप हमें भेज सकते हो। ठीक, धन्यवाद। संतोष कहाँ है?